अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 20 जमादिल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का आईना है और मुसलमान मुसलमान का भाई है। वो इसको बर्बादी से बचाता है और पीछे से इसकी हिफाजत करता है। और अब सुर्खियां। पलानीस्वामी ने तमिलनाडु असेंबली में जीत लिया। एतमाद का वोट तायद में 122 और मुखालिफत में पड़े 11 वोट। वोटिंग के मामले में असेंबली में डीएमके ने किया हंगामा। स्पीकर के साथ तूफानी बदतमीजी। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर्स 2 हिस्सों में तकसीम। एक ग्रुप अखिलेश तो दूसरा मायावती की तायद में। खानगी स्कूल्स में मनमानी फीस की वसूली। तलबा के सरपरस्तों ने किया अनोखा एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग। और अब तफसील। ई पलानीस्वामी ने आज तमिलनाडु असेंबली में हंगामा आराई के बाद एतमाद का वोट जीत लिया। असेंबली में तहरीक एतमाद पर होने वाली वोटिंग में पलानीस्वामी की तायद में 122 वोट पड़े, जबकि उनके खिलाफ पन्नीर सेल्वम के 11 अरकान असेंबली ने वोट का इस्तेमाल किया। तमाम अपोजिशन जमातों ने तहरीक एतमाद पर होने वाली वोटिंग का बॉयकॉट किया। अपोजिशन डीएमके की मुअत्तली के बाद तमिलनाडु असेंबली में फ्लोर टेस्ट बिला किसी रुकावट के अंजाम पाया। डीएमके ने फौरी फ्लोर टेस्ट कराने के खिलाफ रुकावट पैदा करते हुए काफी हंगामा किया था। पलानीस्वामी को कल गवर्नर विद्यासागर राव ने उनकी काबीना के साथ हल्फ दिलाया था और उन्हें 15 दिनों के अंदर एतमाद का वोट जीतने के लिए कहा था। ताहम स्पीकर ने आज ही फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला किया, जिसमें पलानीस्वामी कामयाब हो गए। डीएमके के अरकान असेंबली को ऐवान से बाहर करने के बाद ही ऐवान में फ्लोर टेस्ट की राह हमवार हुई, क्योंकि डीएमके अरकान वोटिंग में मुसलसल रुकावट पैदा करके हंगामा कर रहे थे और ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं दे रहे थे। स्पीकर धनपाल ने डीएमके के अरकान असेंबली को ऐवान से बाहर करने का हुक्म जारी किया। मार्शल ने स्टालिन समेत डीएमके के अरकान को ऐवान से बाहर किया। इसी दौरान डीएमके के कायद स्टालिन ने गवर्नर से मुलाकात करके स्पीकर के खिलाफ शिकायत की। डीएमके फौरी फ्लोर टेस्ट कराने पर एतराज कर रही थी और इसने इल्जाम लगाया कि अन्नाडीएम के अरकान असेंबली को कैदियों की तरह ऐवान असेंबली लाया गया, जो तरीका गैर जमहूरी है। तमिलनाडु असेंबली में आज हंगामा आराई और तशद्दुद के मंजर देखे गए और स्पीकर के साथ बदतमीजी का वाकया भी पेश आया और कुर्सियां और माइक्रोफोन्स को नुकसान पहुंचाया गया। कागजात फाड़ दिए गए। तशद्दुद और हंगामा आराई डीएमके के एमएलएज ने की। डीएमके ने फौरी वोटिंग कराने की मुखालिफत करते हुए हंगामा किया। आज सुबह वजीर आला ई पलानीस्वामी ने तहरीक एतमाद को पेश किया और स्पीकर धनपाल ने वोटिंग का अमल शुरू किया और एमएलएज के 6 ब्लॉक बनाए। हर ग्रुप में 38 एमएलएस को रखा गया। ताहम डीएमके के खुफिया वोटिंग का मुतालबा करते हुए ऐवान में हंगामा आराई की और स्पीकर के पोडियम के करीब पहुंचे। स्पीकर के साथ धक्कमबेल की। स्पीकर ऐवान से चले गए। डीएमके के एक एमएलए कोवासेल्वम स्पीकर की कुर्सी पर बैठ गए। ऐवान की कार्रवाई पहले 1 बजे दिन तक मुलतवी कर दी गई। डीएमके के फौरी फ्लोर टेस्ट कराने पर एतराज कर रही है। 1 बजे बाद तमिलनाडु असेंबली का इजलास दोबारा शुरू हुआ तो डीएमके ने हंगामे के सिलसिले को जारी रखा था और मुसलसल वोटिंग कराने के लिए रुकावट जारी रखी थी। डीएमके के एमएलएस के मुसलसल एहतजाज और हंगामे के बाद स्पीकर बेबस नजर आए और वो ऐवान के नज्म को बहाल करने में नाकाम हो गए। स्पीकर को यहां तक ये कहते सुना गया कि मुझे हरासा किया गया, मैं कहां जाऊं। डीएमके एमएलएस ने माइक तोड़ दिए और स्पीकर ने फिर एक मरतबा ऐवान की कार्रवाई 3 बजे दिन तक मुलतवी कर दी थी। डीएमके के कायद स्टालिन ने अपने हामी अरकान असेंबली के साथ ऐवान के बाहर एहतजाज को जारी रखा। मेरीना साहिल के पास एहतजाज करने वाले स्टालिन और उनके हामियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मेरीना साहिल पर स्टालिन भूख हड़ताल करना चाहते हैं। डीएमके ने खुफिया तरीके से वोटिंग कराने की मांग की थी। स्टालिन ने उन पर हमले का इल्जाम लगाया।
तमिलनाडु के नवमुंतखब वजीर आला पलानीस्वामी ने जयललिता की समाधि पहुंचकर उन्हें खिराज पेश किया। पलानीस्वामी के साथ उनके काबिनी वज़रा और अरकान असेंबली भी थे। बाद में पलानीस्वामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज ये साबित हो गया कि जयललिता की हुकूमत के खिलाफ हरीफों ने किस तरह का मुजाहरा पेश किया। சட்டமன்ற உறுப்பினராக நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக அமைச்சராக இருந்து பணியாற்றுகின்றேன். மாண்புமிகு இதே புரட்சித் தலைவி அம்மாவுடைய ஆட்சி தமிழகத்திலே மலர்ந்தது. எனக்கு மட்டுமல்ல, எங்களுடைய சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள், தமிழகத்தை கண்ட அனைத்து மக்களும் இன்றைக்கு மகிழ்ச்சியோடு இருக்கின்றார்கள். நீங்க எல்லாம் அத்தனை ஊடகங்களும் இன்றைக்கு சட்டமன்றத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியை பார்த்திருப்பீர்கள். எந்த அளவுக்கு मुस्लिम लीग ने तमिलनाडु असेंबली में होने वाले तहरीक एतमाद पर वोट का बायकॉट किया। मुस्लिम लीग ने स्पीकर पर गैर जमहूरी तरीका अपनाने का इल्जाम लगाया। मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने बायकॉट किया, जबकि डीएम के अरकान असेंबली को ऐवान से बाहर कर दिया गया। unable to do our democratic rights. We had been compelled to expel from the legislative assembly. So the whole opposition leaders, opposition MLAs, DMK, Congress and Indian Muslim League boycotted the confident motion. Sir, how do you see the behavior which was done with the Speaker of the Assembly? Adamant. He is not responding to our request, no. And the response from the MLAs, do you feel that it was fit behavior with an MLA, with a Speaker? Repeatedly we requested either two. One, he can postpone the election or he can have the तहरीक एतमाद पर वोटिंग जायज थी, ये फैसला अवाम करेंगे। स्पीकर ने जल्दबाजी में फैसला किया। तहरीक एतमाद पर वोटिंग के नतीजे के बाद पन्नीर सेल्वम ने ये रद्द-ए-अमल दिया है। ஆளுநர் அவர்கள் 15 நாள் அவகாசம் தந்திருக்கிறார். சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வாக்காளர் பெருமக்களை சந்தித்துவிட்டு அவர்களுக்கு வாக்களித்த வாக்காளர் பெருமக்களை சந்தித்துவிட்டு तमिलनाडु में बनने वाली नई हुकूमत के साथ मिलकर मरकज काम करना चाहता है। वजीर आजम मोदी तमिलनाडु रियासत की तरक्की चाहते हैं। ये रद्द-ए-अमल मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए दिया है। తమిళనాడులో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. ప్రజలు ఎన్నుకున్నట్టు ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు ఎన్నుకుంటే వారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యేట విధంగా మన రాజ్యాంగం ఉంది. అందుకని కొత్త ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం, సహకారం అందిస్తుంది. ఎందుకంటే తమిళనాడు యొక్క భవిష్యత్తు ముఖ్యం. ప్రధానమంత్రి గారు కూడా అందుకే ముఖ్యమంత్రి గారి శుభాకాంక్షలు అందజేశారు. ఏడీఎంకే వాళ్ళు ఎవరు నాయకుడిని ఎన్నుకోవాలా, ఎవరు ముఖ్యమంత్రి బాగుంటుంది అది మన చేతిలో లేదు, కాదు బీజేపీకి సంబంధం లేదు. ఎందుకంటే అక్కడ అసెంబ్లీలో బీజేపీకి పాత్ర లేదు. అందుకని కొత్త ప్రభుత్వానికి కేంద్రం సహకారం అందిస్తుంది. తమిళనాడు యొక్క అభ్యున్నతి కోసం నిజాయితీగా నీతిగా ప్రభుత్వం నడుస్తూ ముందుకు వెళితే కేంద్రం కూడా వారికి కావాల్సిన అన్ని రకాల సహాయాన్ని కూడా అందిస్తుంది. उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स दो हिस्सों में नजर आते हैं। एक ग्रुप अखिलेश यादव कांग्रेस की तायद कर रहा है तो दूसरा ग्रुप मायावती की तायद में है। उत्तर प्रदेश में जारी इंतखाबी मुहिम पर साक्षी टीवी की जानिब से खास नजर रखी जा रही है और सियासी सरगर्मियों का इहाता किया जा रहा है। कल यूपी में तीसरे मरहले की पोलिंग होगी। साक्षी के एडिटोरियल डायरेक्टर ने मौलाना फरंगी मोहल्ले से बातचीत की और उनसे अखिलेश यादव हुकूमत की तायद करने की वजूहात मालूम की। जी शुक्रिया। आप ये चुनाव के सिलसिले में आप सपा और कांग्रेस के गठबंधन के तरफ देख रहे हैं, नहीं तो बीएसपी की तरफ देख रहे हैं? नहीं, अव्वल तो मेरा मानना ये है कि इलेक्शन में तमाम वोटर्स को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, वोट देना चाहिए। और इस बार यूपी में अगर आप देखें तो दोनों फेसेस में बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। और किसी को भी मज़हब की बुनियाद पर ये अपील नहीं करनी चाहिए कि आप अपने मज़हब की बुनियाद पर किसको वोट दीजिए, किसको वोट ना दीजिए। वोटर्स को ये देखना चाहिए कि जो भी पार्टी इन पावर रही है उसने उस रिजीम में, अपने रिजीम में स्टेट के डेवलपमेंट के लिए और आपकी अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए क्या काम किए हैं। इससे थोड़ा तफसील बता सकते हैं कि कौन सा लीडर, कौन सा पार्टी डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो और अखिलेश यादव और मायावती के बीच में क्या फर्क है?
नहीं, अगर आप देखें तो आज़ादी के बाद से लेकर के और अभी तक कांग्रेस ने इस मुल्क पे अराउंड 40 इयर्स रूल किया है और इस दौरान हमारे मुल्क ने तामीर और तरक्की की राह में बहुत तेज़ी से आगे गया है और कांग्रेस ने भी इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है तरक्की के नुक्ते नज़र से कि आज हमारा मुल्क वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़ में उसका शुमार होता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकॉनमी में उसका शुमार होता है। उसी तरीके से अगर आप यूपी में देखें तो मौजूदा चीफ मिनिस्टर ने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जिससे कि एक डेवलपमेंट का उनका विजन जो है वो पूरे मुल्क के सामने आया है। कि बहुत दंगे हुए उसके बारे में मुख्यमंत्री कुछ नहीं कह पाया। नहीं, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक दंगा था, उसकी सबने मजम्मत की और गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी की। जो ऑफिसर्स उसके लिए कसूरवार थे उनको पनिश भी किया गया, उनका ट्रांसफ़र भी हुआ। साक्षी के एडिटोरियल डायरेक्टर रामचंद्र मूर्ति ने मौलाना फरंगी मोहल्ले से बातचीत की। और अब आगे बढ़ेंगे। खानगी स्कूल्स में मनमानी फीस की वसूली की रोकथाम का मुतालबा करते हुए आज हैदराबाद में एहतजाज किया गया। हैदराबाद स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की जानिब से यह एहतजाज किया गया जिसमें ऑटो ड्राइवर्स ने भी शिरकत की। बाइक और ऑटोज पर बैनर लगाए गए थे जिसमें खानगी स्कूल्स में फीस के नाम पर लूटने का इल्जाम लगाया गया। HSPA ने हुकूमत से मनमानी फीस वसूल करने वाले इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। బైక్స్ అవనివ్వండి, కార్స్ అవనివ్వండి, ఆటో వాళ్ళు అవనివ్వండి, అందరం ఎందుకు కలిసికట్టుగా వస్తున్నాము అంటే ఒకటే సీఎం గారికి ప్రభుత్వానికి అందరికీ తెలియజేసుకోవాలనుకుంటున్నాము. స్కూల్ ఫీజులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సబబుగా ఉండాలి. మీరు జీవో ఒకటి ఇష్యూ చేశారు, పేరెంట్స్ స్కూల్ ఫీజు రెగ్యులేట్ చేస్తాము, పెంచబోము ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ మీద అధికారం చూపించి ఎంతవరకు ఫీజులు పెంచాలో అంతవరకే ఉండి నియంత్రణ చట్టం ఇప్పిస్తామని జీవో ఇచ్చారు. కానీ శ్రీహరి గారు చాలా మాటలు చెప్పారు. అదే మాటలు అమల్లో పెడితే ఆ జీవోని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఈరోజు ఇంతమంది పేరెంట్స్ జై హో కేసీఆర్, జై హో గవర్నమెంట్ అని చెప్పేవాళ్ళం. కానీ అలా కాకుండా మమ్మల్ని ఇలా ఒక ర్యాలీ విధంగా పేరెంట్లు ఆర్తనాదాలు చెప్పుకునే విధంగా ఈరోజు ర్యాలీ చేపిస్తున్నారు. దేనికి అని అంటే మీరు ఫీ రెగ్యులేషన్లో ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. తీసుకొని ఉంటే ఈ రోజుకి మళ్ళీ ఇంత అడ్మిషన్ ఫీజు కట్టండి, ఇంత రేట్ పెరిగింది అన్న పేరెంట్స్ బాధితులు అందరం కలిసి మాట్లాడుకునే అవకాశము రాదు. సో ఈ ర్యాలీ ద్వారా అందరం కలిసి ఒకటే చెప్పుకోవాలనుకున్నాం గవర్నమెంట్ గారికి, దయచేసి ఫీజులు పెంచే విధానం నియంత్రించి అందరికీ సబబుగా విద్యని అందజేసే పద్ధతిలో విద్యని ఉంచాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. चंद्रबाबू नायडू गलत सर्वे पेश करके आवाम को गुमराह कर रहे हैं। तेलुगु देशम अगर इस वक्त इलेक्शन हो जाए तो 20 से ज्यादा भी असेंबली सीटें नहीं जीत सकती। ये रद्द-ए-अमल YSRCP के तर्जुमान अंबटी रामबाबू ने दिया है। 175 సీట్లలో ఈ క్షణంలో ఎన్నికలు పెడితే 125 సీట్లు తెలుగుదేశం పార్టీ కైవసం చేసుకుంటుందట. 125 సీట్లు కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, చాలా మంది చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు మీరు సర్వే చేస్తే 26 సీట్లు కన్నా మీ పార్టీకి ఎక్కువ రావు అని. అన్ని వెబ్సైట్లోనూ వస్తూ ఉన్నది, వాట్సాప్లోనూ వస్తూ ఉన్నది. మీ నారా బ్రాహ్మణి గారే అమితోత్సాహంగా సర్వేలు చేయించితే మా మామగారికి 26 సీట్ల కన్నా ఎక్కువ రావు, ఇవాళ ఈ క్షణంలో ఎన్నికలు పెడితే తుక్కుగా ఓడిపోతారు అనేటటువంటి సర్వే రిపోర్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మేకపోతు గాంభీర్యాన్ని ప్రదర్శించడం కోసం 125 సీట్లు వస్తాయని ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నారు. అంతేకాదు శాశ్వతంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోనే ఉండాలట. ఎంత అహంభావంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు వ్యవహరిస్తున్నారంటే ఇవాళ చూశాం, కొన్ని పత్రికల్లో వచ్చింది, మీడియా సెన్సేషనల్ న్యూస్ ఇస్తుంటే దాన్ని అరికట్టాలట. సెన్సేషనల్ న్యూస్ కాదు, మీడియా వాస్తవాలను చెబుతుంటే దాని గొంతు నునమాలనేటువంటి కుట్ర చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉండడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఒక్కటే, ఫైబర్ గ్రిడ్ అని దాన్ని తీసుకొచ్చారు.
बीजेपी ने सिंगारेड्डी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन के साथ इंसाफ करने की मांग की है। बीजेपी के लीडर किशन रेड्डी ने कहा कि सिंगारेड्डी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को छुट्टियों की सहूलत नहीं दी गई और इन्हें तिब्बी सहूलतों से भी महरूम रखा गया। उन्होंने सिंगारेड्डी के मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने और तमाम सहूलतें फराहम करने का मुतालबा किया। కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ ను రెగ్యులరైజ్ చేస్తామని చెప్పి కూడా హామీ ఇచ్చింది. కానీ ఈ రోజు వరకు జరుగుతున్నది ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ కు చాలా మందికి చాలా అన్యాయం జరుగుతా ఉంది. వాళ్లకు సిక్ లీవ్ ఇవ్వరు, క్యాజువల్ లీవ్ ఇవ్వరు, ఇయర్లీ ఎర్నెడ్ లీవ్ అంటారు, మిగులుకున్నటువంటి లీవ్స్ ఇవ్వరు, ఇయలు అదేవిధంగా సండే హాలిడేస్ ఇవ్వరు, అదేవిధంగా మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఇవ్వరు. వాళ్ళకు ఒక్కరికి మాత్రమే ఇస్తున్నారు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఇవ్వరు. వాళ్ళకు రిఫరల్ హాస్పిటల్కి సంబంధించినటువంటి కూడా ఇవ్వడం లేదు, హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ ఇవ్వడం లేదు, బోనస్ ఇవ్వడం లేదు, గ్రాట్యుటీ రావడం లేదు. ఈ రకంగా 25,000 మంది కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ లో పనిచేస్తున్నప్పటికీ రెగ్యులర్ చేయని కారణంగా ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్ని అన్యాయం అవుతుంది. कड़पा रिंग रोड में पुलिस को एक नामालूम शख्स की जली हुई लाश मिली है। पुलिस ने शुबह जाहिर किया कि एक 25 से 30 साल के दरमियान के शख्स को हलाक करके जलाया गया है। पुलिस ने जाए हादसा पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल किया और एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस का कहना है कि नामालूम शख्स को कत्ल करके जलाया गया। पुलिस ने खुद का मुकदमा दर्ज करके कसूरवारों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम तश्कील दे दी। ఏరియాలో రామకృష్ణ మఠం వైపు నుంచి డిటిసి వెళ్ళే రోడ్లో రింగ్ రోడ్లో రోడ్డుకి లెఫ్ట్ సైడ్న ఈరోజు మార్నింగ్ ఒక 25 నుంచి 30 సంవత్సరాల వయసు గల ఒక వ్యక్తిని ఎవరో కాల్చి చంపినట్లుగా తెలుస్తూ ఉంది. అతని కాళ్ళు చేతులు వెనక్కు మడిచి తాళ్లతో కట్టేసినట్లుగా తెలుస్తూ ఉంది. దీన్ని బట్టి ఎక్కడో చంపి ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చి కాల్చి వేసినట్లుగా కూడా తెలుస్తూ ఉంది. దీన్ని బట్టి ఈరోజు మార్నింగే ఈ యొక్క అఫెన్స్ చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది, బాడీ ఫ్రెష్గా ఉండడం వల్ల. బట్ ఇది ఏంటి, దీని వెనుక హత్య వెనుక ఉన్నటువంటి కారణాలు ఏంటి, ఎవరు చేసి ఉండొచ్చు అనే దానిపైన ప్రత్యేక టీమ్స్ని ఏర్పాటు చేసి వర్కౌట్ చేయడం జరుగుతుంది. క్లూస్ టీమ్ని కూడా పిలిపించడం జరుగుతుంది. तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला इन दिनों स्वाइन फ्लू से मुतासिर हुए हैं। कर्नूल में भी स्वाइन फ्लू की बीमारी से लोग परेशान हैं। कर्नूल में इस हफ्ते एक खातून स्वाइन फ्लू से हलाक हो गई। जिले में 4 स्वाइन फ्लू के केसेस मुस्बत पाए गए हैं। स्वाइन फ्लू से मुतासिरा मरीजों का अलहदा रूम में इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने स्वाइन फ्लू से बचने के लिए एहतियाती इकदाम करने का मशवरा दिया है। యాక్టివేట్ అయ్యే కాలం, ఎందుకంటే అక్టోబర్ మాసం నుంచి ఫిబ్రవరి మాసం మధ్యలో చల్లటి వాతావరణం నుంచి వేడి వాతావరణంకి మారే సమయంలో ఈ వైరస్ ఎక్కువ యాక్టివేట్ అయ్యి ప్రజల్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది మామూలుగా H1N1 ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్ ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. ఈ వైరస్ ఏర్పడినప్పుడు సాధారణంగా జలుబులాగే లక్షణాలు ఉంటాయి, జలుబు, దగ్గు, దీనికి తోడు ఆయాసము, ఒక్కోసారి విరోచనాలు, వాంతులు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में अपनी पार्टी की कामयाबी का दावा किया। उन्होंने रिमार्क किया कि 5 रियासतों में बीजेपी की सुनामी आ जाएगी। सुनामी आने वाली है और ये पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पश्चिम हो, चाहे रुहेलखंड हो, चाहे अवध हो, चाहे गोरक्ष हो, चाहे काशी हो, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी एक तगड़ी बढ़त लिए हुए। इस बार चुनाव में अंत समय में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ है। मित्रों, गठबंधन हमेशा 2 दलों के बीच में होते हैं, 2 विचारधाराओं के बीच में होते हैं, मगर ये जो गठबंधन है ये ना दलों का गठबंधन है ना विचारधाराओं का गठबंधन। वैचारिक रूप से देखें तो ये बड़ा अपवित्र प्रकार का गठबंधन है।
ऑस्ट्रेलिया ने अपने हिंदुस्तान दौरे का आगाज कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया अपने दौरे का पहला मैच मुंबई में इंडिया के खिलाफ खेल रही है। हिंदुस्तान के दौरे में ऑस्ट्रेलिया की टीम हिंदुस्तान के खिलाफ पहले 4 टेस्ट मैच खेलेगी। पहले टेस्ट मैच का 23 फरवरी से आगाज होगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पलानीस्वामी ने तमिलनाडु असेंबली में जीत लिया एतमाद का वोट। ताइद में 122 और मुखालिफत में पड़े 11 वोट। वोटिंग के मामले में असेंबली में डीएमके ने किया हंगामा, स्पीकर के साथ तूफानी बदतमीजी। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर्स 2 हिस्सों में तकसीम, एक ग्रुप अखिलेश तो दूसरा मायावती की तायद में। खानगी स्कूल्स में मनमानी फीस की वसूली, तलबा के सरपरस्तों ने किया अनोखा एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।